हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उस पार्ट में देखा था कि वांग जी और विंग मतलब कि ईवो और जान की शादी हो गई थी और वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ईवो को एक टैटू दिखाई देता है किसी के हाथ पे और वो गाड़ी से उतरकर उस इंसान के पास जाते हुए बोलता है कि तुम कैसे हो। बूढ़ी औरत ईवो को देखकर बोलता है कि तुम बिल्कुल वांग जी की तरह दिखते हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत साल पहले तो उसकी मौत हो गई है, तो फिर तुम। तभी हमारा ईबो से बोलता है कि हाँ, मैं ही लान वांग जी हूँ। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत चौंक जाती है और बोलती है कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि लान वांग जी ने विंग की मौत के बाद 1 साल बाद उसने अपनी भी जान दे दिया था। तो फिर तुम कैसे आ सकते हो? फिर ये सुनकर ईबो से बोलता है कि लगता है भगवान को हमारा ये सैड एंडिंग पसंद नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने हैप्पी एंडिंग के लिए हम दोनों को फिर से भेज दिया। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम दोनों को, इसका मतलब विंग भी? ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि हाँ, वो विंग तो नहीं है, उसका नाम अभी जान है, बट वो मेरा विंग ही है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत स्माइल करते हुए बोलती है कि तो फिर तुम दोनों अभी साथ हो, तुम दोनों खुश तो हो ना? ये सुनने के बाद ईबो बोलता है कि हाँ, आज हम दोनों ने शादी किया है और हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत रोते हुए बोलता है कि मैंने बहुत गलत किया था। ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि कैसी, अब तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारा क्या हाल है और तुम ऐसे सड़क पर बैठ के क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत जिसका नाम केसी है वो रोने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर ईबो, उसके पास एक बेंच था, उस बेंच के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि बताओ अब तुम्हारा क्या हाल है और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, क्या नाम था उसका, जो भी है मैं भूल गया हूँ, वो कहाँ है? ये सुनने के बाद केसी रो देती है और बोलते है कि वो धोखेबाज, उसने मुझे धोखा दिया। ये सुनने के बाद ईबो उससे बोलता है कि धोखा? केसी बोलते हैं कि हाँ, धोखा दिया। जिस दिन तुम मेरे घर से चले गए थे उस दिन वो भी चला गया था। दरअसल वो मेरे साथ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारे पास से पैसा लेकर उसे देती थी, बट जब उसे पता चल गया कि तुम ही मेरे साथ नहीं हो, तो उसने मुझे धोखा देकर एक अमीर लड़की के साथ शादी कर लिया। ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि तो फिर तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? ये सुनने के बाद केसी रोने लगती है और रोते हुए बोलता है कि हाँ, उसके जाने के बाद मैंने एक बेबी बॉय का बर्थ दिया था। मैंने अपने जीने की सारी उम्मीद खो दिया था, बट जब मैंने मेरे बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे जीना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको लेकर अपना जीने का जो ज़िंदगी होता है मैंने उसे स्टार्ट कर दिया। मैंने एक जॉब ढूंढी, अच्छा खासा काम चल रहा था मेरा, मेरे बच्चे को भी संभाल रही थी और तुम्हारी उस फ्लैट में मैं रह रही थी मेरे बच्चे के साथ। कुछ दिन बाद वो अपनी उस वाइफ़ के साथ मेरे पास आकर बोलता है कि ये फ्लैट मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद तो मैं पूरा हक्का बक्का हो गई कि भाई, ये से तो मुझे हंगवान जुन ने दिया था, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? उसने मुझे सारा कागजात दिखाया और बोला कि ये मेरा है, तुम जाओ, और मुझे और मेरे बच्चे को वहाँ से निकाल दिया लात मार के। फिर मैं एक छोटा सा झोपड़ी में रहती थी मेरे बच्चे के साथ। मेरा बच्चा भी बड़ा होने लगा, उसे मैंने स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। वो स्कूल में अच्छा खासा पढ़ाई भी कर रहा था, मुझे लगा कि वो कुछ बन जाएगा। लोगों की हज़ारों बातें मैंने सुनी, एक सिंगल मदर होने के नाते जो कि सुनना पड़ता है मुझे। बस मेरी ही गलती थी, लोगों का क्या गलती? ये सुनने के बाद ईवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईवो उसे बोलता है कि फिर क्या हुआ? ये सुनने के बाद केसी रोते हुए बोलता है कि एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरे बच्चा हमेशा ये बोल रहा था कि पेरेंट्स मीटिंग पर हमेशा उसके डैड जाते हैं, उन सबके बच्चों के डैड जाते हैं, बट मेरा डैड कहाँ है, वो क्यों नहीं जाते? ये सुनने के बाद मैंने उसे कहा कि तुम्हारा डैड नहीं है। ये सुनने के बाद मेरा बच्चा बोलता है कि सबका डैड होता है, मेरा क्यों नहीं है? वो रोने लगता है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो बार-बार मुझसे एक ही सवाल पूछे जा रहा था। मुझे गुस्सा आ जाता है, उसकी हर एक सवाल सिर्फ़ एक जैसा ही था। इसीलिए मैं गुस्से से उसे बोल दिया कि जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ मेरे सामने से। ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचा। मैंने उसे इतना बुरी तरीके से डाँटा उस दिन। फिर वो घर से निकल गया और भागने लगा। मैं भी उसके पीछे-पीछे भागने लगी। मैंने उसे बहुत रोका कि ऐसे मत भागो, तुम गिर जाओगे। फिर वो रोड के साइड में आ गया। मैंने उसे पीछे से बहुत बुलाया, बहुत आवाज़ दिया, बट उसने अपने पैरों
की जो स्पीड था उसे ना ही कम किया ना ही रोका। वो रोड क्रॉस करने जाता है और तभी एक बड़ा सा ट्रक आके और फिर केसी रोने लगता है। ईबो समझ गया था उसके साथ क्या हुआ है। केसी उससे बोलते कि मैंने जितने सारे पाप किया है ना, ये सब कुछ उसका फल है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये बोलने के बाद केसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ईबो उसे देखते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, और फिर वो अपने रुमाल को केसी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ। और फिर केसी उस रुमाल को लेकर अपनी आंखों को पोंछती है। केसी अपने सामने देखता है, उसके सामने एक इंसान खड़ा हुआ था जिसे वो पहचानता है बहुत अच्छे से। ईवो जब केसी को देखता है कि वो किसी को देख रहा है तो वो भी उस तरफ घूमता है। वो देखता है कि जान खड़ा है सामने, उन दोनों को देख रहा है। जान सीधा आता है और आकर केसी के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हें तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है। ये सुनने के बाद केसी उसे बोलता है कि तुमने मुझे देखा है, मुझे भूल क्यों नहीं गए, मेरे जैसे इंसान को याद क्यों रखा, तुमने दोबारा जन्म लिया है, मेरे जैसे इंसान को तुम्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर केसी रोने लगती है। जान उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें भूल जाओ, ऐसा कभी हो सकता है। और ये बोलने के बाद वो केसी की आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने लगा। उसकी इतना अच्छा बिहेव देखकर, केसी के ऊपर इतना अच्छा बिहेव देखकर केसी खुद ही हैरान था। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, फिर भी तुम मेरे लिए इतना अच्छे क्यों हो, तुम इतने अच्छे क्यों हो जान। जान स्माइल करते हुए बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनने के बाद केसी रोते हुए बोलता है कि मेरी जैसी घिनौनी औरत को तुम दोस्त बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और फिर भी तुम बोल रहे हो। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि जो भी है, तुमने जो किया है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनने के बाद केसी स्माइल करे या फिर रोए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जानू से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। केसी उसे बोलता है कि मैं सड़क के उस पार एक झोपड़ी में रहता हूँ। ये सुनने के बाद जान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। केसी उसे बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने बताया कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि चुप रहो, ऐसी बातें नहीं बोलते। और फिर जान गाड़ी के पास जाता है और अपना चेक बुक लाकर वहाँ पर साइन करते हुए बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए, यहाँ पर अमाउंट तुम लगा देना और अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखा लेना। ये सुनने के बाद केसी रोते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बस अपने मरने का दिन गिन रहा हूँ, मुझे अब ज़िंदा नहीं रहना है। ये सुनने के बाद जानू से बोलता है कि प्लीज़ इसे ले लो अपना दोस्त समझ के, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। ये सुनने के बाद केसी रोते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। जानू से ज़बरदस्ती उसके हाथ में देते हुए बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, फिर भी तुम नहीं लोगे। ये सुनने के बाद केसी उसे एक्सेप्ट करता है। फिर जान उसे बोलता है कि तुमने कुछ खाया। फिर कुछ खाने के सामान लाकर केसी को दिया जाता है। केसी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। खुद की जो काम उसने किया था उस सब की वजह से उसे गिल्ट फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और जान का नेचर इतना अच्छा है, अगर उसे पता चलता ना कि जान का बिहेव इतना अच्छा है तो शायद वो ऐसा कुछ करती ही नहीं। केसी के साथ बात करते करते रात थोड़ी बीत जाती है। फिर वो दोनों केसी को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर की तरफ। गाड़ी में बैठकर ईबो और जान केसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। फिर वो दोनों लान हाउस पहुंच जाते हैं। लान हाउस पे पहुंचने के बाद वेन चाओ और मियान मियान उन दोनों का स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद मियान मियान और वेन चाओ उन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों ने इतना लेट क्यों किया, तुम दोनों ने पहले से ही निकल चुके थे ना हम दोनों के आने से पहले। ये सुनने के बाद ईबो से बोलता है कि दरअसल हम दोनों किसी पुराने दोस्त के साथ बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद वेंचा उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर चलो हम तुम्हारा कमरा दिखाते हैं, हम दोनों ने कितने प्यार से सजाया है तुम्हारे कमरे को। और फिर वो उन दोनों को वेडिंग चैम्बर की तरफ ले जाया जाता है। जैसे ही वो और जान कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वेंचा वो लाइट्स को ऑन करता है। जब लाइट्स ऑन होते हैं ना तो कमरा को देखकर वो दोनों खुद ही हैरान हो गए। वो अपने कमरे को खुद ही पहचान नहीं पा रहा था। कमरा बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। वेन चाओ और मियान मियान ने अपने हाथों से सजाया था। विंग को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, खास करके रेड कलर का रोज़ उसे बहुत पसंद है, इसीलिए पूरे कमरे को रेड रोज से सजाया गया था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सैंडलवुड की स्मेल भी आ रही थी। जान को एक मिनट के लिए लगा कि वो जान नहीं विंग बनना चाहता है। फिर इधर वेन चाओ और मियान मियान उन दोनों को गुड लक बोलकर दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है।
फिर ईबो को दिखाया जाता है जो कि अपने पॉकेट से एक रिंग के बॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें ये रिंग याद है। ये सुनने के बाद जानू उस रिंग की तरफ देखते हुए ये बोलता है कि हाँ याद है, ये तो वही रिंग है ना। ये सुनने के बाद ईबो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया था और आज मैं तुम्हें ये पहनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसका परमिशन दोगी। जान कुछ भी नहीं बोलता है, सीधा अपने हाथ को बढ़ा देता है। ईबो रिंग को बॉक्स से बाहर निकालता है और जान के फिंगर में पहना देता है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, वो दोनों स्माइल करते हैं। जान ईबो को हग करते हुए बोलता है कि अब हम दोनों साथ में हैप्पी तो रहेंगे ना। ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि हाँ ज़रूर। फिर ईबो जान के फेस को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। फिर वो दोनों ऐसे ही किस करते हुए बेड के ऊपर आता है। फिर वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। उसके बाद जान ईबो को पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने दोबारा जन्म लिया, मैंने भी दोबारा जन्म लिया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को भूले क्यों नहीं, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में याद क्यों था। ये सुनने के बाद ईबो जान को बोलता है क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि हम दोनों फिर मिलेंगे, इसलिए। और फिर तभी जान उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें याद रखा क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि हम दोनों फिर मिलेंगे, बट तुमने मुझे क्यों नहीं भूला, तुम्हें तो भूल जाना चाहिए था ना। ये सुनने के बाद ईबो जान को हग करते हुए बोलता है कि तुम्हें याद है उस चिट्ठी में तुमने क्या लिखा था, तुमने लिखा था ना कि यूही का ध्यान रखना, और तुमने नीचे क्या लिखा था। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि क्या लिखा था, मुझे याद नहीं है। ये सुनने के बाद ईबो उसकी फोrehead पर किस करते हुए बोलता है कि तुमने लिखा था डोंट फॉरगेट मी। ये सुनने के बाद जान हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैंने लिखा था डोंट फॉरगेट मी, मुझे भूलना मत, क्या तुम इसलिए मुझे नहीं भूले। ये सुनने के बाद ईबो स्माइल करके अपने हेड को मतलब कि अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ इसलिए शायद। ये सुनने के बाद जान और ईबो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने वेडिंग नाइट को स्पेंड करते हैं। उसका वेडिंग नाइट, उन दोनों का वेडिंग नाइट बहुत ज़्यादा और क्यूट एंड रोमांटिक था। उन दोनों ने कई बार लव मेकिंग किए। उसके बाद सीन चेंज होता है। ऐसे ही टाइम बीतते जा रहे थे। जान और ईबो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। ईबो अब जान के फादर के साथ बिजनेस में जुड़ चुका था। अब वो जान का फादर के साथ बिजनेस को भी संभाल रहा था। जान भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो ईबो के लिए हर दिन नए नए डिश बनाता था, वो ट्राई करता था। उसे अच्छे से खाना तो बनाना नहीं आता था, बट फिर भी वो ट्राई करता था। बट ईबो एक बार भी खाना अगर ख़राब भी हुआ ना तो कुछ कंप्लेन भी नहीं करता था कि हाँ खाना ख़राब हुआ है। वो हमेशा ही बोलता था कि बहुत टेस्टी हुआ है खाना, ऐसा टेस्टी खाना मैंने पहली बार खाया। उन दोनों की लाइफ हंसी मजाक और बदमाशी में गुजर रहे थे। कभी कभी जान ईबो को बहुत ज़्यादा तंग करता था और ईबो कुछ भी गुस्सा नहीं करता था। कभी कभी ईबो का लैपटॉप लेकर जान छिपा देता था क्योंकि ईबो हर वक्त सिर्फ अपने काम को लेकर बिजी रहता था, इसीलिए जान उसके साथ बदमाशी करना बंद नहीं करता है। दिन ऐसे बीत रहे थे, कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन जान को चक्कर आने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती है। ईबो को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि जान को अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। वो जान को बोलता है कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जान उसे स्माइल करते हुए बोलता है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो नॉर्मल है। ये सुनने के बाद ईबो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। जान तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी ये सब कुछ नॉर्मल है जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद जान स्माइल करते हुए उसको एक बॉक्स देता है और बोलता है कि चलो इसे खोलो। उसे देखने के बाद ईबो उसे बोलता है कि क्या मजाक है, मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम मुझे ये बॉक्स देकर बोल रहे हो खोलो इसे। जान उसे बोलता है कि खोलो ना इसे, उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद ईबो उस बॉक्स को खोलता है और खोलने के बाद ना वहाँ से छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबीज़ के जो ड्रेस होता है ना वो निकालता है। छोटे छोटे शूज़ वगैरह, ब्रश और बहुत सारे जैसे कि टोपी वगैरह, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें थे वहाँ पर, खिलौने वगैरह। ये सब देख कर ना ये वो हैरान था और बोलता है कि ये क्या मजाक है, ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ।
उसके बाद जान उसके शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए बोलता है कि हस्बैंड तुम अभी तक नहीं समझे। वो ना ये सुनने के बाद बोलता है कि तुम समझाओगे तभी तो मैं समझूंगा ना, ये सब कुछ क्या मजाक है तुम्हारा। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि ये सारी चीज़ ना कुछ महीने के बाद बहुत काम आने वाले हैं। ये सुनने के बाद ईबो उसकी तरफ देखता है। ईबो कंफ्यूज हो गया था। वो उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलता है कि क्या क्या सच में। ये सुनने के बाद जान अपने फेस को नीचे झुकाते हुए बोलता है कि हाँ। जान को शर्म आ रहा था। जान अपनी नज़र को नीचे झुका लिया था। वो उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि क्या ये सच है। जान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ ये सच है। उसके बाद ना ईबो उसे अपनी बाहों पे उठा लेता है, ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जान उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, बेबी को चोट लग जाएगा, तुम पागल हो। ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि ओ हाँ 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 ठीक कहा तुमने, बेबी को चोट लग जाएगा। और फिर वो जान को धीरे से बिठा देता है और उस बॉक्स में जितने सारे चीज़ें थे ना वो सब कुछ बॉक्स के अंदर डाल देता है और बोलता है कि आज के बाद तुम कोई भी भारी काम नहीं करोगे और तुम्हें ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कपड़े सुखा दूंगा, ठीक है, तुम्हें सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानना ईबो की फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि आप चुप रहो, क्या मैं घर में खाली बैठी रहूँगी। ये सुनने के बाद ईबो उसको बोलता है कि घर में इतने सारे सर्वेंट हैं फिर भी तुम काम करते हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके बाद तो अब तुम कुछ काम नहीं करोगे, तुम बस आराम करोगे। ये सुनने के बाद जान हंसने लगता है। जान के बनी टिट्स बाहर आ गए थे, वो बहुत क्यूट लग रहा था। ईबो उसे देखते हुए खुद भी स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने ना तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनने के बाद जान भी स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है और क्यूट लग रहा था वो देखने में। फिर सीन चेंज होता है। दिन ऐसे बीत रहे थे। जान और ईबो बहुत ज़्यादा खुश थे। ईबो एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन गया था और उसकी डिज़ाइन की वजह से पूरे वर्ल्ड में उनकी कंपनी फेमस हो चुकी थी। जान के पापा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जान के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे ईबो के इतने अच्छे काम देखकर। इतना अच्छा जो उसने बिज़नेस संभाल रहा है ना, बिज़नेस को इतना अच्छे से, ये सब कुछ देखकर ही ना जान के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। और बाद में उसने अपना पूरा प्रॉपर्टी जान और ईबो के नाम कर दिया था। जान और ईबो एक दूसरे के भी साथ निभा रहे थे। ईबो जान का ख्याल रख रहा था क्योंकि जाना प्रेग्नेंट है और वो अपने बिज़नेस को भी संभाल रहा था, अपने घर को भी संभाल रहा था। वो सब कुछ कर रहा था जो एक हस्बैंड को करना चाहिए, केयरिंग हस्बैंड को करना चाहिए, वो सब कुछ वही कर रहा था। वैसे ही उनके दिन भी बहुत अच्छे बीत रहे थे। यूँ ही बीच बीच में जान से मिलने के लिए उसके घर में आ रहे थे क्योंकि जान अभी प्रेग्नेंट है इसलिए। फिर सीन चेंज होता है। सीन चेंज होकर हमें 8-9 महीने की बाद सीन दिखाया जाता है, जबकि ओटी के सामने ईबो इधर उधर घूम रहा था। यूँ ही बार बार ईबो को बोल रहा था कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईबो बोल रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक हो, मैं गॉड से ही प्रे कर रहा हूँ। इधर यूही का जो हस्बैंड था वो भी वहाँ पर मौजूद था और आयु भी था, लैन आयु उसका वाइफ, मतलब कि ईबो का मॉम डैड भी था। ईबो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। ईबो सिर्फ इधर उधर घूम रहा था और बार बार ओटी की जो लाइट थी ना वो लाइट को देख रहा था जो जल रहा था। थोड़ी देर बाद ईबो देखता है कि ओटी की लाइट अब बंद हो चुकी है। फिर वहाँ से दरवाजे को ओपन करके डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर जब बाहर आता है ना तो ईबो दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिस्टर वांग ईबो, आपका बेटा हुआ है। ये सुनने के बाद ईबो सुपर एक्साइटेड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश था। सब लोग ये सुनकर हैप्पी हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाता है। यूँ ही उसका हस्बैंड, सब लोग यूँ ही बोलता है कि अब हम नाना नानी बन गए। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर ईबो डॉक्टर को पूछती है कि मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ वो भी ठीक है, हम और कुछ देर बाद हम मॉम और बेबी को जनरल में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग मिल सकते हो। ये सुनने के बाद ईबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईबो जाकर अपने मॉम डैड को हग करते हुए बोलता है कि मॉम डैड, मैं डैड बन गया। ये सुनने के बाद उसके डैड और मॉम हंसने लगता है। ईबो ना ये न्यूज़ सुनने के बाद ना बच्चों जैसा हरकत कर रहा था। तभी ना उसका मॉम डैड बोलता है कि ये अभी बच्चा है और ये अभी डैड बन गया है, देखो कैसे बच्चों जैसा हंस रहा है, बच्चों जैसा खुश हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है इसे। यूँ ही बहुत ज़्यादा खुश था इन दोनों के ऐसे खुश देखकर।
और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान को अब जनरल में शिफ्ट कर दिया था और उसके बेबी को भी। उसका बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड गोलू मोलू सा था और वो भी सो रहा था झूले में और जान भी चुपचाप अपने पेट में लेटा हुआ था। ईबो उसके पास था, उसके हाथों को पकड़ के उससे बात कर रहा था। यूही और आयु दोनों ही भाई बहन ना उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये जान के जैसा है। वो बोल रहा था नहीं ये ईबो के जैसा है। वो दोनों बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और हमारा ईबो और जान उन सब की बातों को सुनकर ना हंस रहे थे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद अब जान को घर में लाया गया था। जान को अब उसकी बेडरूम पे शिफ्ट कर दिया गया था और वो उसकी बेबी को भी। जान थोड़ा बहुत वीक था, इसीलिए ईबो ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि तुम घर के कुछ भी काम नहीं करोगे, तुम बस बेबी का ध्यान रखोगे। जान वही कर रहा था, वो बेबी का ध्यान रखता था, घर का कुछ काम वो नहीं करता था और यूं ही कुछ दिन तक जान के पास था, जान के बेबी का ध्यान रख रहा था। और उसने जान के बेबी का एक क्यूट सा नाम भी सोच लिया था। वो जान को बोलता है कि इसका नाम मैं रखता हूँ युवान। ये सुनने के बाद जान बोलता है कि ये तो बहुत क्यूट नाम है और नाम बिल्कुल आपसे मिलता है। यूं ही वहाँ पर ज़्यादा दिन तो नहीं थी, तकरीबन 1 हफ्ते तक वहाँ पर थी। उसके बाद उसे वापस आना पड़ा कुछ काम की वजह से घर में। और जाना प्लान हाउस में था। ईबो ऑफिस जाता था जान को बोलकर कि तुम कुछ काम नहीं करोगे, बस बेबी का ध्यान रखोगे। अगर तुम कुछ काम करोगे तो तुम फिर से कमज़ोर हो जाओगे, फिर बेबी को कौन संभालेगा। जान को पता था कि हाँ ईबो का बहुत ज़्यादा काम है और अगर बेबी को या फिर उसे कुछ हो गया तो फिर ईबो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा और अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा है वो फिर से बिगड़ जाएगा। एक दिन शाम को ईबो ऑफिस से घर आने के बाद वो दोनों बेबी के पास लेटे हुए थे और जान बेबी को दूध पिला रहा था और बेबी ईबो का एक फिंगर पकड़ के अपने हाथों में कस के पकड़ के रखा था। और फिर ईबो जान को बोलता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, देखो ये कितना क्यूट है ना। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि तुम भी तो बहुत क्यूट हो। ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि तो फिर तुम इसे खिलाओ, मैं तब तक कुछ काम कर लेता हूँ, मेरा कुछ काम बाकी है। और फिर ईबो उठने जाता है बट बेबी ने उसका जो फिंगर पकड़ के रखा था ना टाइटली, वो नहीं छोड़ रहा था। ईबो बहुत मुश्किल से उसके फिंगर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बट वो बेबी ना इतना कस के उसके फिंगर को पकड़ के रखा था, ईबो छुड़ा ही नहीं पा रहा था अपने फिंगर को। ईबो ना हंस हंस देता है और बोलता है कि अगर अगर तुम बोलोगे कि मॉम की दूध पीते पीते आप तुम्हें पापा के फिंगर को पकड़ के रखना है तो फिर पापा काम कैसे करेगा। लगता है पापा को अब सारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा और फिर तुम्हारे हाथ में अपना फिंगर डाल के ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जान हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बोलता है कि तुम सच में एक बच्चे के साथ भी ऐसे करते हो। ये सुनने के बाद ईबो से बोलता है कि देखो कितना टाइटली पकड़ के रखा है मेरे फिंगर को, लगता है मेरा बेटा बहुत ताकतवर बनने वाला है, बाहुबली जैसा। ये सुनने के बाद जान हंसते हुए बोलता है कि तुम पागल हो, सच में तुम छछूंदर हो और तुम चूहे हो। ये सुनने के बाद ईबो से बोलता है कि तो तुम भी तो बनी हो ना रैबिट। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 10 साल बाद हमें यूही को दिखाया जाता है जो कि एक सोफ़े के ऊपर बैठी थी और वो विंग और वांग जी की फ़ोटो की तरफ देख रही थी। उसके पास एक छोटू सा क्यूट सा गोलू मोलू सा बच्चा था और वो बोल रहा था कि नानी क्या उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो गई। वे सुनकर ना यूही बोलता है कि हाँ उसके बाद हैप्पी एंडिंग ही तो हुआ। ये सुनने के बाद वो बच्चा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये दोनों आपके मॉम डैड है। ये सुनने के बाद यूही बोलती है कि हाँ बेटा युवान, वो दोनों मेरे मॉम डैड है। ये सुनने के बाद वो युवान बोलता है कि एक बात बताओ, आपके मॉम डैड और मेरे मॉम डैड एक जैसे क्यों दिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये सुनने के बाद यूही उसे बोलता है कि शायद तुम्हारा मॉम डैड ही मेरा मॉम डैड हो, इसीलिए। ये सुनने के बाद युवान उसे बोलता है कि अगर मेरा मॉम डैड आपका मॉम डैड है तो फिर हम दोनों भाई बहन हो गए ना। ये सुनने के बाद यूही उसे बोलता है कि बदमाश बच्चे, और फिर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इधर हमें वांगजी और विंग मतलब कि ईबो और जान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वहाँ पर यूही आती है उसके बच्चे को लेकर, मतलब कि युवान को लेकर, जो कि अब 10 साल का हो गया था। वो स्कूल गया था और स्कूल से ही नानी का घर गया था नानी से मिलने के लिए, और उसने वांगजी और विंग की कहानी सुनी और उसके ऊपर उसने ईबो और जान की भी कहानी सुन ली है। और फिर वो घर वापस आया, तब शाम हो चुका था। यूही उसको
ड्रॉप करके ही घर चला जाता है, क्योंकि उसके घर में बहुत ज़्यादा काम था। इसीलिए युआन अपने मॉम डैड के पास आता है और उन दोनों को हक करते हुए बोलता है कि आपको पता है, आज मैंने नानी की मॉम डैड की कहानी सुनी। ये सुनने के बाद ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देखता है और फिर देखने के बाद वो दोनों स्माइल करते हैं और फिर युआन से वो दोनों पूछते हैं, तो फिर बताओ उन दोनों की कहानी तुम्हें कैसा लगा। फिर युआन बोलता है कि मस्त था कहानी। पहले मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग और वांग जी के लिए, बट बाद में विंग और वांग जी के लिए अच्छा भी लगा, क्योंकि उन लोगों ने दोबारा जन्म लेकर फिर से अपनी कहानी का द एंड किया और वो हैप्पी एंडिंग था। ये सुनने के बाद ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो युआन को बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। और फिर युआन अपने बैग को उठाते हुए रूम की तरफ जाने लगा। फिर ईबो जान को बोलता है कि क्या फिर ये तभी जान उसे बोलता है कि मॉम को सब कुछ पता था हमारे बारे में। ये सुनने के बाद ईबो जान की तरफ देखता है, जान भी ईबो की तरफ ही देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है। ऐसे ही हर एक दिन बीत रहे थे उन दोनों की। अब वो दोनों अपने अपने लाइफ में हैप्पी थे, खुश थे बहुत ज़्यादा। और आगे चलकर ईबो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, और जो कि सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और टॉप रिच था, जो कि अब पहले की पोजीशन में आ चुका था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा काइंड था। जान भी वो के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और उनका एक क्यूट सा बच्चा वो भी अपने मॉम डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। और इधर हमारी यूही को दिखाया जाता है, जो कि विंग और वांग जी की फ़ोटो के सामने खड़ा होकर बोल रहा था कि जो भी है तुम दोनों मेरे साथ तो हो ना। कम से कम हो सकता है कि मेरा मॉम डैड मेरा पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ। और ये बोलकर यूही स्माइल करती है। ईबो और जान अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल बिताते हैं। वो दोनों बहुत हैप्पी रहते हैं अपने बच्चे के साथ। और इसी तरह से हमारी इस एफ का हैप्पी एंडिंग होता है। ये फैन फिक्शन का यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फाइनली फैन फिक्शन खत्म हुआ। अब हम थक गए हैं, है ना ईबो? अरे जा कहाँ रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को? ईबो सुनो ना, मुझे घर जाके बहुत सारी किस चाहिए। जान, सबके सामने ऐसे कौन बोलता है? मैं तो भूल ही गया। अब ठीक है। सुनो, आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना है, ठीक है? हमने जो भी कहा है आप लोगों ने वो कुछ भी नहीं सुना है। तो फिर चलो अब बाय बाय। सबसे पहले मैं जो बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना अपने दोस्तों को। और हाँ, अगर न्यू हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, थैंक यू सो मच जो लोग पहले से लेकर फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक मेरे फैन फिक्शन को इतने अच्छे से सुनते आ रहे हैं, इतने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करके और लाइक करते आ रहे हैं। उन लोगों को थैंक यू सो मच, जो लोग मेरे साथ पहले से ही है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और हाँ, थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिसने मेरी फैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे न्यू फैन फिक्शन एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।